अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टैटिस्टिक्स अ राइट प्लेस फॉर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम आज चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द मैथमेटिकल साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम डाटा इन सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी मैथमेटिकल साइंस है जिसमें हम फैसले करते हैं और उन फैसलों से हम जो है वो नतीजा अखज़ करते हैं फ्रॉम डाटा से इन सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी हालात के अंदर। मतलब कि स्टैटिस्टिक्स हमारे पास एक ऐसी मैथमेटिकल साइंस है जिसके थ्रू या जिसकी हेल्प के साथ हम फैसले करते हैं और उन फैसलों से आगे हम जो है कोई नतीजा अखज़ करते हैं। और ये सारा काम हम बेस जो है वो हमारा बेस कर रहा होता है डाटा के ऊपर, ठीक है। और हमारे पास सिचुएशन कौन सी होती है, अनसर्टेनिटी की। मतलब ऐसे हालात होते हैं जहाँ पे आपके लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, तो उन हालात के अंदर हम क्या करते हैं, स्टैट्स की हेल्प से हम डिसीजन ले सकते हैं और हम कंक्लूजन्स को ड्रा कर सकते हैं। अब स्टैट्स के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हमारे जो हैं वो शामिल होते हैं। सबसे पहला है डिज़ाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। कोई भी काम आपने करना है, कोई भी तजर्बा आपने करना है, तो सबसे पहले हम उस तजर्बे को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि हमने ये एक्सपेरिमेंट कैसे कैरी आउट करना है। सेकंड स्टेप इसमें कौन सा होता है, कलेक्शन। आपने अपने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके रिलेटेड डाटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो आपने क्या करनी है, फील्ड से कलेक्ट करनी है या उस सोर्स से कलेक्ट करनी है। स्टेप नंबर 3 हमारा इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। आपने सबसे पहले क्या किया कि आपने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद आपने उसके रिलेटेड जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो भी आपने कलेक्ट कर ली। उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, उसको अरेंज करना है मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर, ठीक है, जिसको आप जो है इस्तेमाल कर सकें अपने पर्पज़ के लिए। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होता है, समराइजेशन। अब समराइजेशन में हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें आपके डाटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप लाइक मीन, मीडियन, मार्ट, अपनी जो सेंट्रल टेंडेंसीज हैं वो आप कैलकुलेट करते हैं, जो आपको डाटा से रिक्वायर्ड होती हैं। वो टूल्स या जो आपको कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो आप क्या करते हैं, उस डाटा से आप कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप कौन सा होता है कि हमने ये सारे स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया, फिर हमने उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, फिर हमने उस डाटा को अरेंज किया, उसके बाद हमने क्या किया, उसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया जो आपको रिक्वायर्ड थी। उसके बाद हम क्या कहते हैं, एनालिसिस करते हैं कि वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं, हम उसको एनालाइज करते हैं कि उनसे हमें क्या जो है वो इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। उससे हम अपने डाटा के रिलेटेड या जो हमें टास्क रिक्वायर्ड था उसके रिलेटेड हमें क्या यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिली है, तो हम उन रिजल्ट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, कि उस इंफॉर्मेशन को आगे इस तरीके से बयान करना ताकि जो आम देखने वाला है या जिसको आपने वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है उसकी समझ में भी आ सके। तो हमारे ये मेनली 6 स्टेप्स हैं इसके अंदर जो इंक्लूड होते हैं बेसिकली, जिनमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करते हैं, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम डाटा की समराइजेशन करते हैं, उसके बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं, और लास्ट में हमने जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं उनको हम इंटरप्रेट कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि खुलासा किसी चीज़ का बयान करना, कि हम जैसे आप जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है, तो वो भी ये सारे काम परफॉर्म करता है। सबसे पहले आपसे इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जो उसके पास आती है वो उसका एनालिसिस करता है, एनालिसिस करने के बाद फिर वो आगे से आपको रिजल्ट एक्सप्लेन करता है कि जी आपको ये फ़लाँ जो है वो प्रॉब्लम है, तो आपको ये वाली मेजरमेंट्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है, या ये वाली आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। नॉर्मल डे के अंदर अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स का हम हवाला इस तरह से दे सकते हैं, जैसे हमारे पास नंबर्स या फैक्ट्स जो होते हैं ना रियल लाइफ के अंदर, आम जो हमारी लाइफ है उसको भी हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, नंबर्स या फैक्ट्स को। कल जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसके अंदर भी हमने बात की थी कि हम स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं।
तो मिसाल के तौर पे जैसे स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, जो नंबर्स होंगे, जो फैक्ट्स होंगे बर्थ के रिलेटेड, ठीक है, कि एक दिन के अंदर कितनी बर्थ्स हो रही हैं या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बर्थ्स का रिकॉर्ड है वो हमारे पास एक फैक्ट है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ, क्योंकि ये नंबर्स हैं ना हमारे पास और फैक्ट्स हैं। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेथ्स का भी रिकॉर्ड होता है, एक सिटी के अंदर होता है, एक कंट्री के अंदर होता है, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी मौजूद होता है, तो इसलिए हम इसको स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेथ्स कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक न्यूमेरिकल फैक्ट है। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, एक रोड एक्सीडेंट्स की इंफॉर्मेशन सारी की सारी मौजूद होती है हमारे पास कि एक मंथ के अंदर, एक वीक के अंदर, या हमारे पास एक ईयर के अंदर टोटल कितने हमारे पास एक्सीडेंट हुए हैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर, स्पेसिफिक रीजन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर्स हैं और ये हमारे पास फैक्ट्स हैं। तो फैक्ट्स की हमारे पास न्यूमेरिकल जब इंफॉर्मेशन मौजूद होती है तो उसको भी हम रेफर करते हैं कि हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं स्टैट्स को आगे स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले है पॉपुलेशन। आमतौर पे आप पॉपुलेशन तो हम कहते हैं जी आबादी को, ठीक है। तो स्टैट्स के अंदर हम पॉपुलेशन किसको कहते हैं, द टोटल ग्रुप अंडर डिस्कशन, कि आपके पास जो आपका पूरा ग्रुप होता है, ठीक है, जिसको आप क्या कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर आप डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है। और द ग्रुप टू विच द रिजल्ट्स विल बी जनरलाइज, या ऐसा ग्रुप जिसके बारे में आपने अपने रिजल्ट्स को क्या करना है, जनरलाइज करना है, उसके बारे में आपने अपने नतीजे जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 30 स्टूडेंट्स हैं, आपने उनके बारे में ये चेक करना है कि कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं, उनके मार्क्स कितने हैं, तो वो अब उन सारे स्टूडेंट्स का जो एक ग्रुप है, ठीक है, वो उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आप उसको स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, तो वो जो आपके पास टोटल ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन, जिसके बारे में आपने जो रिजल्ट्स हैं वो फाइनलाइज करने हैं। सैंपल क्या होता है, अच्छा, सैंपल जो है हमारे पास पॉपुलेशन का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, और इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि जो करैक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन के अंदर मौजूद हैं वही जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसी सैंपल के अंदर भी मौजूद हैं। तो ज़्यादातर जो हम स्टैट्स के अंदर काम है वो सैंपल की बेस के ऊपर करते हैं, सैंपल डाटा की बेस के ऊपर करते हैं। क्यों? क्योंकि एट अ टाइम हमारे लिए एक पूरी पॉपुलेशन को डील करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए हम उसकी बजाय क्या करते हैं, उसी पॉपुलेशन में से हम एक सैंपल लेते हैं, और सैंपल हम इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि जिसके अंदर आपके पास पूरी पॉपुलेशन की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद हो। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास पैरामीटर हम ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो हम कंप्यूट करते हैं पॉपुलेशन में से जब आपके पास पूरी पॉपुलेशन मौजूद हो। द क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्राम अ पॉपुलेशन व्हेन द एंटायर पॉपुलेशन इज़ अवेलेबल, कि ऐसी क्वांटिटी, ऐसी मिकदार जिसको आप कंप्यूट करते हैं पॉपुलेशन के अंदर से जब आपके पास सारी पॉपुलेशन जो है वो मौजूद हो। स्टैटिस्टिक क्या है, अच्छा, आपकी ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, उसके आगे एस होता है, तो ये स्टैटिस्टिक क्या है, द क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्राम द सैंपल, कि ऐसी मिकदार जिसको आप सैंपल में से कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक बोलते हैं। ये आपने बात जो है वो याद रखनी है कंसेप्ट, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसको आप पॉपुलेशन में से कैलकुलेट करते हो, ठीक है। और स्टैटिस्टिक क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको आप सैंपल डाटा के अंदर से कलेक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट, तजर्बा, any study in which the scientist can control the allocation of treatments to the experimental units। अच्छा देखिए, एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है मटेरियल मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे अक्सर हम जो है फील्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्रॉप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, या मिसाल के तौर पे जो लेबॉर्ट्री के अंदर जो चूहे इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक मकसद के लिए वो होते हैं, ठीक है, लेबॉर्ट्री माउस होते हैं वो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब जो तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से रेफरेंस वो क्या दे रहा है कि ऐसी स्टडी जिसके अंदर जो साइंटिस्ट है जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से, ट्रीटमेंट का मतलब होता है मेडिसिन या दवाई, ठीक है, या आप जो मुख्तलिफ आप केमिकल जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र, आप अगर क्रॉप का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप फर्टिलाइज़र उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्टडी जिसके अंदर जो साइंटिस्ट होता है अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट्स को जो है वो एलोकेट करता है, एलोकेट का मतलब होता है देना, ठीक है, टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, अपनी तजर्बा का जो आपके पास जो यूनिट्स होती हैं, जो डाटा होती हैं, उनको अपनी मर्जी से क्या करता है वो ट्रीटमेंट अलॉट करता है। तो ऐसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं,
ठीक है। और एक्सपेरिमेंट का हमारे पास जो है वो कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो ज़रूर आता है। कांस्टेंट क्या होता है? क्वांटिटीज़ विच डू नॉट वेरी फ्राम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। कहते हैं ऐसी मकदारें, ऐसी क्वांटिटीज़ जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो वेरी नहीं करती, ठीक है, वो कांस्टेंट रहती हैं। मिसाल के तौर पे फाई की आपके पास वैल्यू है, ठीक है, वो इक्वल होती है हमेशा 3.14159 मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, या इसको हम 22/7 भी कहते हैं। तो ये फिक्स वैल्यू है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। इसी तरह फरवरी जो है वो 28 डेज़ का होता है, तो वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। कांस्टेंट चीज़ है ना, जैसे वीक जो है वो डिपेंड कर रहा होता है 7 डेज़ के अंदर। कभी आपने देखा है कि 6 डेज़ का वीक हो? नहीं, क्योंकि ये ऐसी क्वान्टिटीज़ हैं या जो फिक्स होती हैं, ठीक है, जो चेंज नहीं होती। ऑर्डर स्टैटिस्टिक क्या है? द ऑर्डर स्टैटिस्टिक ऑफ डाटा y1, y2, y3 अप टू yn। अब ये सैम्पल डाटा, ठीक है, y1 से मुराद है कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपके डाटा की, ठीक है, और yn से मुराद है कि आपकी जो nth ऑब्जर्वेशन होगी डाटा की। इस जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ डाटा की, ये सिर्फ क्या है, इसमें हम डाटा को तरतीब देते हैं इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हम डाटा को अरेंज करते हैं कि छोटे से बड़े की तरफ, तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक के अंदर भी क्या होता है कि आप डाटा को अरेंज करते हैं छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ, कि उनके साइज़ के अकॉर्डिंग जो है हम उनको अरेंज कर देते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक। यहाँ पे नीचे देखें आप y1, y2, ये अब इसकी अरेंजमेंट है, ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू की एक तरतीब के अंदर हम जो है वो उसको लिख रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक। अच्छा, एप्लीकेशंस क्या है? मुख्तलिफ आप सब्जेक्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर भी स्टैट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके अंदर इस्तेमाल होती है स्टैट्स की एप्लीकेशन? सबसे पहले इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स के अंदर भी स्टैट्स का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। फाइनेंस के अंदर जो है फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाने के अंदर भी जो है स्टैट्स का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर भी जो है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है स्टैट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। इंफॉर्मेशन IT की फील्ड के अंदर भी स्टैट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। वेदर डिपार्टमेंट, देखिए आपका जो वेदर का डिपार्टमेंट टोटल जो है स्टैट्स की प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशन और रिग्रेशन की जो है एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है, बेस कर रहा है, ठीक है। इसमें आपको देखें फॉरकास्ट मिल जाता है नेक्स्ट आने वाले डेज़ का, नेक्स्ट आने वाले घंटे का, कि टेम्परेचर क्या होगा, कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा, बारिश होने के चांसेस हैं या नहीं है, ठीक है, थंडरस्टॉर्म आएगा, मतलब आपको एक पूरी जो है इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद होती है। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स हैं आपके पास, तो वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स है आपके पास, ठीक है। इसी तरह मेडिकल की फील्ड के अंदर भी स्टैट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। बायोस्टैटिस्टिशियन जो होते हैं हमारे पास, बायोस्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। मेडिकल फील्ड के अंदर स्टैट्स जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है वो स्टैट्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो स्टैट्स की हमारे पास 2 ब्रांचेज हैं, ठीक है। एक सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी है हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, इट प्रोवाइड्स प्रोसीजर्स फॉर, कि ये हमें तरीक़ाकार फ्राहम करता है किसके लिए, ऑर्गेनाइजिंग द डाटा कलेक्टेड फ्राम द सैंपल, कि डाटा को किस तरीके से आपने तरतीब देनी है जो आपने सैंपल में से कलेक्ट किया, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, हमें मेथड प्रोवाइड करती है, प्रोसीजर्स प्रोवाइड करती है। सबसे पहला क्या है, किस मकसद के लिए, कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया हुआ सैंपल से उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। सेकंड स्टेप, समराइजिंग द डाटा, कि डाटा को आपने समराइज़ कैसे करना है, उसमें से कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करनी है आपने, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ्स कैसे बनाने हैं। थर्ड, प्रेजेंटिंग द समरीज, अब वो जो आपके पास सेकंड स्टेप के अंदर आपने कैलकुलेशंस की, उन रिजल्ट्स को जो है वो प्रेजेंट करना इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, कि ऐसी फॉर्म के अंदर जिसको आप आसानी से समझ सकें फॉर द अदर्स, दूसरों के लिए, ठीक है। कि उन रिजल्ट्स को एक ऐसी फॉर्म के अंदर, एक ऐसी लुक के अंदर उसको प्रेजेंट करना ताकि जो दूसरे लोग हैं उसको जो है वो समझ सकें। तो इन तमाम स्टेप्स के अंदर क्या कहता है, हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स प्रोसीजर्स प्रोवाइड करती है कि जिनके थ्रू हम इन तीनों स्टेप्स को कैरी आउट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास इसकी ब्रांच थी, उसको हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। द प्रोसीजर ऑफ इन्फरिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन बेस्ड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स सैंपल इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। कहता है कि ऐसा प्रोसीजर, इन्फरिंग का मतलब होता है अहज़ करना, ठीक है, कि जिसके अंदर आप ऐसा तरीक़ाकार जिसके अंदर आप क्या करते हैं, पॉपुलेशन की खसूसियात के बारे में आप अपनी राय देते हैं, एक जो है वो कंक्लूजन ड्रा करते हैं बेस्ड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स सैंपल,
कि उसी के सैंपल की खसूसियात की बुनियाद के ऊपर आप क्या करते हैं, पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में एक रिव्यू देते हैं, कंक्लूजन देते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। ठीक है, आप समझ आइए कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का रोल क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, सैंपल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम जिस पॉपुलेशन में से वो सैंपल लिया होता है उसी पॉपुलेशन के बारे में हम अपनी एक राय देते हैं, अपना एक जो है वो कंक्लूजन देते हैं कि अगर एक सैंपल से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है तो पॉपुलेशन में भी ये वाली करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्कोप क्या है स्टैटिस्टिक्स का, ये हमें किन चीज़ों में हेल्प करती है। ये आमतौर पे जो स्टैट्स पढ़ते हैं ना उनका बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि यार इसका स्कोप क्या है। इट हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग कम्प्लेक्स डाटा, ये हमें मदद करती है बहुत पेचीदा जो डाटा होता है उसको भी सिंप्लीफाई करने में। ठीक है, स्टैट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 1000 जो है वो जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, पर्सनस की, आपके पास 1000 एंट्रीज हैं, 2000 एंट्रीज हैं, 3000 एंट्रीज हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टैट्स की हेल्प से आप उस इतने बड़े कम्प्लेक्स डाटा को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड मेक इट मोर यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। स्टैट्स का रोल क्या है कि ये इन डाटा को जो है वो इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर देता है और फिर इसको मज़ीद यूज़फुल बना देता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि आप उसकी बेस के ऊपर जो है वो फैसले कर सकें। ठीक है, तो क्या काम होता है इसका कि डाटा को कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन के अंदर और फिर हमारे लिए उसको और ज़्यादा आसान बनाना फैसले करने के अंदर। ठीक है, हेल्प्स इन मेजरिंग रिस्क, ये हमें मदद करता है कि जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ का रिस्क जो है वो मेजर कर सकते हैं। डिस्कवर्स पास्ट एंड इमर्जिंग पैटर्न इन डाटा, डाटा के अंदर जो नए पैटर्न जो राइज हो रहे हैं उनको डिस्कवर करना और जो पहले पैटर्न थे उसको डिस्कवर करना में ये जो है हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है। मिसाल के तौर पे अगर आप टेलीविज़न देखते हैं तो कोरोना वायरस का जो है ग्राफ दिखाया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर एक ऐसे बार ऊपर नीचे जा रही होती है। ठीक है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा की हुई है। ठीक है, तो उसके अंदर ट्रेंड आ रहा होता है कि इस मंथ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा राइज हुआ। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पैटर्न। वो डाटा के पैटर्न होता है कि स्टार्ट से लेके ऐसे ऊपर ग्रेजुअली मूव कर रहा है, फिर ग्रेजुअली जो है वो नीचे की तरफ वो हमारे केसेस ड्रॉप होना शुरू हो गए, तो चार्ट जो है वो नीचे की तरफ आ गया ग्राफ हमारा। तो पैटर्न्स को डिस्कवर करना जो प्रीवियस होते हैं और जो न्यू इमर्ज हो रहे होते हैं डाटा के अंदर, इसमें भी स्टैट्स का बहुत ज़्यादा रोल है, हेल्प करती है हमें। हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग, ये हमें मदद करती है कि आप डाटा की बेस के ऊपर आप फॉरकास्ट कर सको। ठीक है, पेशन गोई कर सको नेक्स्ट आने वाले टाइम की। जैसे वेदर की हमने एग्जांपल दी थी, तो वेदर के अंदर टोटल फॉरकास्टिंग होती है। ठीक है, कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ के अंदर टेम्परेचर क्या होगा, तो उसको हम कहते हैं फॉरकास्टिंग। हेल्प्स इन एस्टिमेशन, किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए भी स्टैट्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, लिमिटेशंस क्या हैं, आप देखें हर चीज़ की कुछ ना कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। तो स्टैट्स की लिमिटेशंस हमारे पास क्या हैं, डील विद न्यूमेरिकल डाटा ओनली, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है या लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा के साथ हमारी स्टैटिस्टिक्स जो है वो डील करती है। अगर आपके पास क्वालिटेटिव डाटा है, जैसे हम हमारे नेम्स हैं, तो ये क्वालिटेटिव डाटा, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू मौजूद नहीं है, तो स्टैट जो है वो सिर्फ डील किसके साथ करेगा, न्यूमेरिकल डाटा के साथ करेगा। डील विद द एवरेज, हम एवरेज डाटा के ऊपर जो है वो हम डील करते हैं, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं। अगर आपके पास सिंगल एक वैल्यू है तो उसके ऊपर स्टैट्स अप्लाई नहीं हो सकती, हम एवरेज डाटा के ऊपर जो है वो काम करते हैं। रिजल्ट्स आर ट्रू ऑन द एवरेज, और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी हमारे पास एवरेज डाटा के ऊपर ही ट्रू होते हैं, दुरुस्त होते हैं। अगर सिंगल वैल्यू के ऊपर इसके नतीजे जो हैं वो दुरुस्त नहीं होते। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव रॉन्ग, बगैर किसी हवाले के जो हमारे पास इसके अंदर जो रिजल्ट्स आते हैं वो गलत साबित हो सकते हैं। मिस यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ पॉसिबल, इसका गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुमकिन है। ठीक है, क्योंकि इसके टूल्स को आप, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन गलत है, आप अपनी मर्ज़ी से डाटा को फीड करके आप कोई भी कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उस इंफॉर्मेशन को आप जो है मिस यूज़ भी कर सकते हैं। अनएबल टू डील विद क्वालिटेटिव डाटा, ये हमने पढ़ा सबसे पहले न्यूमेरिकल डाटा का जब हमने पॉइंट पढ़ा, तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, अनएबल होती है कि हम इसके अंदर जो डील कर सकें क्वालिटेटिव डाटा को। हम सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को ही डील कर सकते हैं, हम क्वालिटेटिव डाटा को डील नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है बहुत पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।